दोस्तों, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक एक-एक शब्द को सुनिए, एक-एक बात को समझिए। मैं कोशिश करूँगा कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में आपको ये समझाने के लिए किस तरह से हमको यहाँ गुलाम बना के रखा गया है। सीक्रेट्स ऑफ इंडिजीनस। ठीक है? और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, जैसे सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, आपका ऐसे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा में। सुंदरगढ़, मयूरभंज, कोरापुट, ये सब फुल्ली शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। इसके अलावा और एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था केउंझर भी फुल्ली शेड्यूल्ड एरिया हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में वो पार्शियली शेड्यूल्ड एरिया रह गया है, यानी कि आधा जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे, अभी जैसे आप सुने होंगे बीच में राउरकेला और बढ़ई को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात चल रही है, यानी सुंदरगढ़ को भी आधा पार्शियली वो लोग शेड्यूल्ड एरिया छोड़ देंगे या फिर पूरा का पूरा जनरल एरिया बना देंगे। और उसके बाद में किस तरीके से यहाँ पे आदिवासियों की जमीन, सब गांव देहात सब खत्म हो जाएगा, कोई भी एक भी गांव नहीं बचेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, लिख के रखिए। वो सारे के सारे गांव, सारे के सारे घर उजाड़ देना चाहते हैं और शहर बनाना चाहते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि ये सारी जो चीजें वो सरकार कर रही है, क्या संविधान के हिसाब से कर रही है या मनमर्जी कर रही है। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि हमें ये लगता है कि देश संविधान से चल रहा है ना, और इसीलिए तो हर साल 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। हर साल 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हम लोग बोलते हैं 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन क्या वाकई में संविधान लागू हुआ है? चलिए हम देखते हैं। आर्टिकल 244 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, ये वो आर्टिकल है जिसमें कि हमारे आदिवासियों के लिए सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, सारे विशेष अधिकार, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। और क्योंकि हमें कभी कोई स्कूल में, कॉलेज में या दोस्त यार, रिश्तेदार, फैमिली में, कहीं पर भी, ना चर्च में, ना मंदिर में, ना कहीं पर भी कोई भी नहीं बताता है। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, तो बताएंगे कहाँ से, है ना। तो ये सारे वो जानकारी है जो कि छुपा करके रखा गया है, बिल्कुल छुपा करके रखा गया है, और इसी वजह से किसी को पता नहीं है। और इन सब सारी चीजों को हमने ढूंढ निकालने में कामयाब हुए हैं। तो सबसे पहला चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल्ड एरिया है, फुल्ली शेड्यूल्ड एरिया है या पार्शियली शेड्यूल्ड एरिया है, कोई भी शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया में आर्टिकल 243ZC यानी कि म्युनिसिपैलिटी नहीं बनेगा बोल रहे हैं। शहरीकरण, शहर व्यवस्था, स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगर स्मार्ट सिटी बनेगा तो फिर आदिवासियों का शोषण होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, जगह जमीन लूट होगा, उनका गांव देहात उजड़ जाएगा, उनकी जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, जिस वजह से कि इसको मना किया गया है संविधान में। लेकिन सुंदरगढ़ में म्युनिसिपैलिटी नहीं है क्या? ये सबूत है। ये सबूत है कि अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं वो संविधान के हिसाब से नहीं चली हैं। हमारे दादा परदादा जब स्टील प्लांट बना, उस वक्त तो वो लोग कुछ नहीं जानते थे ना, तो उस वक्त उनको ठग लिया गया नौकरी के नाम से, जबकि वो वहाँ के प्रॉफिट शेयर होल्डर थे। प्रॉफिट शेयर होल्डर, जब तक वो फैक्ट्री चल रही है, वो घर बैठे बैठे उनको प्रॉफिट मिलते रहता, 30%, 40%, कम से कम 20% तो मिलता, कम से कम। ओके, प्रॉफिट जो करोड़ों करोड़ों प्रॉफिट वो कर रहे हैं। ओके, तो पहला बात है, यहाँ पर जान लीजिए कि स्मार्ट सिटी बनाने का प्रावधान है ही नहीं। आर्टिकल 243ZC इसी बारे में, यहाँ पे स्मार्ट गांव बनाने का प्रावधान है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? गांव उजाड़ के शहर बना रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन को नष्ट करना है, आपको मार डालना है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 243M, ये जो है ये है दोस्तों, पंचायत व्यवस्था को मना किया गया है। यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया में पंचायत व्यवस्था नहीं होगा बोल रहा है। वहाँ के लोगों को मैंने कई बार समझाया कि भाई देखिए, पंचायत व्यवस्था आपका नहीं है, आप इसके लिए क्यों फाइट कर रहे हैं? आप पंचायत व्यवस्था बना भी लेंगे, अपना सरपंच बना भी लेंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। आप अपना MLA MP बना भी लेंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उखाड़ पाएंगे? क्यों कुछ नहीं हो सकता है, उसको हम आगे जानेंगे। यहाँ पर 75 साल का रिकॉर्ड है आपके सामने। कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिक्स, कुछ भी कर लीजिए, है ना। आपको लगता है कि हम अपने वोट दे के सरकार बना रहे हैं, ये भी आपकी गलतफहमी है। आगे चल के हम पता चलेगा। समझ गए? दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। आपका जो लूट हो रहा है, आपका जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उसमें ये दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों चीजों का। ओके, आर्टिकल 243ZC और आर्टिकल 243M, पंचायत व्यवस्था को मना किया गया था। अगर लागू किया गया तो शोषण होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, लूट होगा, और वही चीज यहाँ पे हो रहा है।
75 साल से। आर्टिकल 275(1) ये क्या है? ये है दोस्तों डायरेक्ट फंड। आपका शेड्यूल्ड एरियाज के लिए 300 करोड़ 400 करोड़ ऐसे सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए, अभी तक कितने हजारों करोड़ रुपए आके कहाँ कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, है ना। सब लूट हो गया दोस्त। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट, हमारे यहाँ जंगल है। शेड्यूल्ड एरिया क्या है? गांव है, वो जंगल है, तो वहां पे जंगल को काटना मना है। अब देखिए फैक्ट्री आती है, हजार काट देती है पेड़, लेकिन कोई उनको रोकने वाला है नहीं। लेकिन कोई गांव का आदमी जाएगा अपने घर के लिए 2-4 लकड़ी लाएगा तो उसको मोहरी पकड़ता है, देखे होंगे, है ना। तो ये सब अन्याय अत्याचार चल रहा है, जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट उनके लिए बना था कि भाई जंगल पे तो उन्हीं का अधिकार है, क्योंकि जंगल के ऊपर निर्भर होकर वही लोग जीते हैं। जबकि जंगल को आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब्जा करके बैठे हैं, उनका तो कोई हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। शेड्यूल्ड एरिया में देखिए आर्टिकल 244(1) जो है, ये 5th शेड्यूल सुंदरगढ़ का बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम 6th शेड्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 स्टेट आते हैं, बाद में उसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे पेसा एक्ट भी हम लोग को दिया गया था। हम लोग जैसे मैंने बताया पंचायत यहाँ मना किया गया। यहाँ पर पेसा एक्ट मतलब गांव ग्राम सभा को ताकत दिया गया है, ग्राम सभा को सारा पैसा देने का बात किया गया है, ग्राम सभा का अकाउंट में सारा पैसा डायरेक्ट आने का बात किया गया है। वो लोग सारा चीज खुद ही वहां पे चलाएंगे, गांव सरकार बोलते हैं। ओके, ये प्रावधान आपका संविधान में लिखा है भाई, मैं क्या करूं, लेकिन आपको नहीं पता, तो हम आपको बताने के लिए मजबूर हैं आज। ओके, तो ये सारी चीजों को जानना समझना बेहद जरूरी है। और पेसा कानून ये 1996 में बना था ताकि गांव समाज को मजबूती मिले, गांव सरकार चलाने में मजबूती मिले। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे कुछ इस तरह से नहीं आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड में सब उल्टा है। और यही सबूत है आपका गुलामी का, क्योंकि दोस्तों खा पी के जिंदा रहना कोई आज़ादी अधिकार नहीं होता। आपके अधिकार अगर मिल रहे हैं तब जाके वो आज़ादी अधिकार होता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का यहाँ प्रावधान है, अगर स्टेट है तो ऑटोनोमस स्टेट काउंसिल बनाने का प्रावधान है। एडीसी बोलते हैं, सारे ग्राम सभा के मुखिया लोग, सुंदरगढ़ में एक मिनी विधानसभा होता है, वहां बैठते, सारा फंड वहां आता, वहां से गांव में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये व्यवस्था है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल का व्यवस्था है आर्टिकल 244। हमारा आदिवासियों के लिए ये खुद मालिक है, ये बाहर से नहीं आए थे, ये यहीं के थे। बाकी लोग तो बाहर से आए हैं ना, जितने भी आपके आर्यंस हैं, मुगल्स हैं, ब्रिटिश हैं, सब बाहर के हैं। तो वो लोग सिटीजन हैं, हम लोग नेटिजन हैं। वो लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग इस देश के मालिक हैं। ये डिफरेंस है। आज मालिकों को यहाँ गुलाम बनाया जा रहा है। ओके, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, आपका संविधान को डिटेल पढ़ेंगे तो प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, आपका ट्रेडिशनल जितना भी है, आपका सोशल जितना भी है, आपका कल्चरल वैल्यूज जितने भी हैं, इन सारी चीजों को सुरक्षा देने के लिए, जैसे भाषा, आप सोचते हैं कि इंग्लिश जानते हैं तो बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन आपको अपना ही लैंग्वेज नहीं आता होगा, उरांव, खड़िया, मुड़ा, किसान भाषा नहीं आता होगा। बड़ी दुख की बात है ना, हम दूसरों का भाषा बोल रहे हैं, अपना भाषा नहीं जानते हैं। कैसे? ये षड्यंत्र के तहत में है। संविधान में लिखा है कि शेड्यूल्ड एरिया में बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसका फर्स्ट लैंग्वेज उसको टीचर अपॉइंट करके उसको सिखाया जाएगा। ऐसा हुआ क्या? कितने स्कूल में आपने देखा? मेरे स्कूल में तो नहीं था। मैं उड़िया सीखा, इंग्लिश सीखा, हिंदी सीखा, सब सीखा, लेकिन अपना ही भाषा नहीं सीख पाया। कितनी दुख की बात है। आपका जल, जंगल, जमीन, खदान, इस सारी चीजों पर आपका मालिकाना हक है। ओके, कोई भी फैक्ट्री यहाँ बैठ रहा है तो वो फैक्ट्री लीज में बैठ रहा है। आप देखेंगे स्टील प्लांट भी लीज में है, वो यहाँ पे मालिक नहीं है, वो लीज में है, 99 ईयर्स का लीज में है। उसके बाद वो फिर रिन्यूअल करेगा, वो 99 ईयर्स का लीज भी धोखा ही है। इस तरह से मैं बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज्यादा समय ना लूं। यहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज में आपके जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए था, लेकिन ये प्रेसिडेंट इनको भी पैरालिसिस हो गया है, गवर्नर इनको भी पैरालिसिस हो गया है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा व्यवस्था ही झूठा है, बेईमानी है, ये डेमोक्रेसी ही फर्जी है। वो आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये फर्जी है। ओके, उसके बाद देखिए TAC, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, यहाँ जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनना चाहिए था सुंदरगढ़ में, वो नहीं बना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाया। कहाँ पर? भुवनेश्वर में 20 MLA होते हैं जो कि ST होते हैं, या फिर तो कम से कम 15 ST होते हैं। ठीक है, ये कैसे इन्होंने बेवकूफ बनाया है उसको समझिए आप, कैसे लूटते हैं ये लोग, समझिए आप उसको। ठीक है ना, जो पैसा आपका सुंदरगढ़ में आना चाहिए था वो जा रहा है भुवनेश्वर, और वहां पर बैठे हैं आपको बेवकूफ बनाने वाले 20 MLA। ठीक है, और वो लोग वहां से, उनका चेयरमैन, संविधान में लिखा है उनका चेयरमैन ट्राइबल एक आदमी होना चाहिए, आदिवासी आदमी को होना चाहिए, लेकिन वहां पे कौन बैठा है? वहां पे बैठा है नवीन पटनायक, एक जनरल आदमी। तो यहाँ पे जो संविधान में आपको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल दिया था, यानी स्वयं शासन,
स्वयं शासन का मतलब है आदिवासी को आदिवासी ही शासन करेगा, वो तो खत्म हो गया। हाँ, किसी ने सवाल किया, किसी ने भी सवाल किया, 75 साल गुजर गया, कोई चिल्ला रहा है। तो जो अगर आप पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं, अगर अपने आप को शिक्षित बोलते हैं, तो सबसे बड़ा क्वालिटी एक शिक्षित व्यक्ति का होता है अच्छे सवाल कर पाना। आप जब आईएएस ऑफिसर बनने जाते हैं, आईएएस ऑफिसर का आप जब कोचिंग लेने जाते हैं, तो वहां पर ये बात सिखाई जाती है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई सवाल करने जानते हैं, कोई सवाल क्रिएट करने जानते हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, कुछ भी सवाल नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ये पढ़े लिखे सब गंवार लोग हैं, या फिर तो बस क्वालिफाइड लोग हैं लेकिन एजुकेटेड लोग नहीं हैं। इनको बहुत सारी चीजें अभी भी सीखना बाकी है। और शिक्षित व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है सीखते रहना, है ना, क्योंकि वो यही सोचता है कि मैं कुछ नहीं जानता। ओके, तो उसके बाद देखिए, ये जो 6th शेड्यूल है और 5th शेड्यूल है, दोनों एक जैसा ही है, बस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का फर्क है। 5th शेड्यूल मतलब डिस्ट्रिक्ट है और 6वीं अनुसूची में स्टेट आता है, जिसमें कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट आते हैं। और वहां पर भी ये सारी बातें लागू नहीं हुआ है। ओके, तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोग को बताया 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के बारे में। गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो बनाए हैं इन्होंने ना, आप बोलते हैं गवर्नमेंट, ये हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट है, ये हर मैजेस्टी गवर्नमेंट है, HER हर, इंग्लिश में बोलते हैं HIS हिज। जैसे जब ब्रिटिश था तो योर मैजेस्टी बोला जाता था, याद करिए, आप कोई अगर वीडियो देखे होंगे। ओके, वही मैजेस्टी गवर्नमेंट अभी भी चल रहा है। इसके लिए मैं आपको 3 प्रूफ देता हूं। पहला प्रूफ, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका जो जजमेंट आता है ना, वो जजमेंट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आ सकता है, दूसरा कोई लैंग्वेज में नहीं आ सकता। क्यों भाई? इंग्लिश क्या हमारे दादा परदादा का लैंग्वेज है क्या? इंग्लिश किसका लैंग्वेज है? इंग्लिश तो ब्रिटिश का लैंग्वेज है। तो ब्रिटिश तो चले गए, तो हम लोग उनका लैंग्वेज को अभी तक क्यों पकड़ के बैठे हैं? क्यों नहीं दूसरा लैंग्वेज हो सकता है? क्योंकि उसके लिए समझना पड़ेगा आपको आपका ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट, 2 डॉक्यूमेंट में आपको गूगल से आपको सर्च करके आपको पढ़ने बोलूंगा, आप जरूर इसको पढ़ सकते हैं गूगल में। ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1948, उसमें लिखा है कि भारत देश में भी एशिया में के कंट्रीज जिनको उन्होंने गुलाम बनाया था, वो आजाद होने के बाद भी ये सारे देश अभी भी गरीब हैं। देखो, लूट जारी है अभी भी, यहाँ पे भ्रष्टाचार और लूट जारी है। क्यों? उसका रीजन को समझिए। क्या है रीजन, एक्चुअल रीजन? ये लोग जो बोल रहे हैं ना डेमोक्रेसी, ये सब फर्जी है, फर्जी, नकली, झूठ। और झूठ के साथ हम लोग जिए जा रहे हैं यार। हम लोग आग को पानी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आग पानी है, और हम लोग दोनों को, हाँ भाई आग तो पानी है, पानी और आग एक ही चीज है, ये मान के हम लोग बेवकूफ जैसे चल रहे हैं। वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप बेवकूफ बन रहे हैं। तो आपको बेवकूफ बनना है तो लास्ट में आपका मौत होने वाला है, आपकी नस्लों की मौत होने वाली है, आपकी जगह जमीन छीनने वाला है। इसके लिए तैयार हैं आप? आपको मंजूर है ये सारी चीजें? मंजूर नहीं है तो यही वक्त है, समझ रहे हैं? तो ये जो HM गवर्नमेंट है, ये इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट पढ़िए आप समझने के लिए। ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1948, उसमें लिखा है कि भारत देश आज़ाद होने के बाद में भी, भारत देश लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक होने के बाद में भी, उसके सभी नागरिक लोग ब्रिटिश के ही सिटीजन रहेंगे। और दूसरा डॉक्यूमेंट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसमें भी वही बात लिखा है भाई। तो ऐसा क्यों लिखा है? अब डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना कि भाई आपको हम गुलाम बना के ही रखेंगे, आप आजाद हो जाओ, डेमोक्रेसी हो जाए, संविधान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका व्यवस्था नहीं बदलेगा। वही सेंट्रलाइज सिस्टम, वही पुलिसिया व्यवस्था चल रहा है, समझ रहे हैं? MLA MP के सामने आप हाथ जोड़ते हो, हैं? आपका जो कलेक्टर BDO, उसके सामने आप हाथ जोड़ते हो। जनता के नौकर वो है कि आप हैं भाई, हैं? समझ रहे हैं? अब डेमोक्रेसी में तो पब्लिक मालिक होता है, लेकिन मालिक जुहार विनती कर रहा है। अब तो ये जो गवर्नमेंट है जिसमें लेजिस्लेचर यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये सब जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना गवर्नमेंट के नाम से, हाँ, ये सब का सब HM गवर्नमेंट है, HM गवर्नमेंट। ओके, ये समझ जाइए कि अभी भी आप ब्रिटिश के ही गुलाम हैं। ओके, और इसीलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज ही हो सकता है, दूसरा कोई लैंग्वेज हो नहीं सकता है। अभी भी हमारे देश में इंग्लिश जानने वालों को बड़ा आदमी समझा जाता है, या बड़ा नॉलेजफुल है, अपना खुद का भाषा तो नहीं जान रहा है, उसको कोई नहीं बोल रहा है। ओके, अब देखिए
यहाँ पे मैंने जैसे बताया 1947, ये जो सारी चीजें हैं ये सब फर्जी हैं। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ये बहुत चालाक लोग हैं, बहुत दिमागदार लोग हैं, जिन्होंने बहुत पहले से सारा प्लान किया था। 100 साल पहले से प्लान करके बैठे थे। हम तो कल का नहीं सोच पा रहे हैं, है ना। हमारे लोग तो आज क्या कमाएंगे, आज क्या खाएंगे, बस उतना में ही है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन बच्चों का भविष्य क्या होगा वो सोचने की समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, चेतना खत्म हो चुकी है, विवेक खत्म हो चुका है। तो ये सब कुछ कराया गया है। इसको ब्रेन वॉश बोला जाता है या फिर हिप्नोटिज्म बोला जाता है। ओके, ये सब चीजें माइंड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। ये सब चीजें एक प्लान के तहत में उन्होंने किया है, टीवी मीडिया के जरिए से, या फिर जो भी आप सोशल मीडिया या फिर मूवी देख रहे हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं या फिर न्यूज देख रहे हैं, है ना, जो भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं, वो सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है। और जिस वजह से कि आप नकली को आग को पानी समझ रहे हैं, पानी को आग समझ रहे हैं, उल्टा पुल्टा सब चीज यहाँ पे आपका माइंड को कर दिया गया है। ठीक है ना। आप जो गांव में स्कूल है उसको स्कूल बोल रहे हैं, अरे वो स्कूल नहीं है, वो आपको मानसिक रूप से अपाहिज बनाने का फैक्ट्री है। उसमें आप देखेंगे लाइब्रेरी नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, उसमें वो क्या है भाई, हाँ, वो स्कूल के नाम पे धब्बा है, धब्बा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझिए बहुत पहले ये शुरू हो चुका था, लेकिन आज ये खुल के सामने आ चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में 3 बेसिक चीजें हैं: वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड करेंसी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वन वर्ल्ड रिलीजियन। ठीक है। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं डिजिटल मनी डिजिटल मनी आने वाला है। आपको पता है आरबीआई अभी डिक्लेयर कर चुका है कि कैशलेस हो जाएगा, कैश नहीं रहेगा, कैशलेस हो जाएगा। आपके हाथों में कुछ नहीं रहेगा, आपका सारा पैसा का कंट्रोल सरकार के पास रहेगा, उसका व्यवस्था हो चुका है। तब आप क्या करोगे सोचो। तब आप बोलोगे मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, तो बोलेंगे आप अकाउंट से पैसा ही नहीं उठा पाएंगे, जैसे पिछले बार आपने देखा था। वो भी षड्यंत्र के तहत में हो रहा था। जब वन वर्ल्ड करेंसी बनेगा ना, उसके बाद में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वो लोग बनाएंगे, और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाद वन वर्ल्ड रिलीजियन वो लोग बनाएंगे। और ये सब चीज वो लोग रिलीजियन के लिए ही तो कर रहे हैं, अपना भगवान के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली में वो जो भगवान जिनको वो पूजा करते हैं, वो हमारे लिए वो शैतान, ओके। और वही शैतान को वो लोग भगवान बोलते हैं, और वही शैतान का वो लोग पूजा करते हैं। समझ में आया। वो लोग झूठ बोलो, बेईमानी करो, धोखा दो, भ्रष्टाचार करो, लूटो। अगर तुम ये सब काम कर रहे हो तो तुम लोग मेरे बंदे हो। कौन बोलता है? शैतान बोलता है। और तुम लोग अगर ये सब काम करोगे तो मैं तुमको बहुत पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा, करोड़ों करोड़ रुपया दूंगा। और वही लोग के पास करोड़ों करोड़ रुपया है, लूट का माल। कलेक्टर मतलब ब्रिटिश ने बना के गया था, जो लूट का माल को कलेक्ट करता है। और कमिश्नर मतलब जो लूट का माल का कमीशन खाता है। ऐसे जितने भी सारे व्यवस्था, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, साला 3600 टैक्स लगा के बैठा है। ये टैक्सेशन सिस्टम को कौन शुरुआत किया था भाई? ब्रिटिश शुरुआत किया था। ठीक है ना। जो सिस्टम वो अभी के लोग तो जो हमारे इंडिया में जो लोग रूलर है ना, वो रूलर लोग ब्रिटिश के दोस्त लोग, गहरे दोस्त लोग हैं, ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग। ठीक है। उस समय जिस समय ब्रिटिश था वो उनके वफादार थे। आज वो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, लूट लूट के। तो बेवकूफ बनाने का ये एक तरीका है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है कि पूरे दुनिया का हर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से गुलाम बनाया जाएगा, और उनके न सिर्फ शरीर को बल्कि उनके दिमाग को भी गुलाम बनाया जाएगा। इसके बारे में आप आगे और समझेंगे, ओके। और साथ ही साथ इसमें एजेंडा 2030 भी है। एजेंडा 2030 नेक्स्ट जो है वो एजेंडा 2030 है। इसमें क्या है देखिए, किस तरीके से गुलाम बनाए जाएंगे। आप अभी आया था जो कोरोना ये सब नेक्स्ट आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज जो हो चुका है ऑलरेडी, पॉल्यूशन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पेड़ कटाई, हजार पेड़ कटाई, और दिन रात धुआं, पॉल्यूशन। हाँ, ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम से क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल वर्ल्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से ये लोग हर एक जमीन लूटेंगे, हर एक व्यक्ति को गुलाम बनाएंगे, और डिजिटलाइजेशन करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, RFID चिप आपके शरीर में लगाएंगे। RFID चिप जो कि चावल का दाना से भी छोटा होता है, वो बन के तैयार हो चुका है। आपको जानकारी नहीं है तो आप बहुत गहरे अंधकार में जी रहे हैं। वो बन के तैयार हो चुका है, ओके। 2030 तक बहुत सारे महामारी, झूठ मूठ के महामारी लाएंगे। आपको वैक्सीन दे के आपको मार डालने की साजिश यहाँ चल रही है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग मर चुके हैं, और 3 साल से 5 साल के अंदर बहुत सारे लोग मरने वाले हैं।
ठीक है। इसका मैं आगे आपको और दिखाऊंगा किस तरीके से ये एजेंडा 2030 क्या है। ये डी पॉपुलेशन का एजेंडा है, माने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ये लोग कौन लोग कर रहे हैं? ये सब वो रॉयल्टी फैमिलीज कर रहे हैं, रॉयल फैमिलीज कर रहे हैं, जैसे कि रॉकफेलर रॉकचाइल्ड फैमिली है, बिल गेट्स हैं, हाँ, एलन मस्क है। ये सारे जो लोग हैं ना, ये लोग वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। वर्ल्ड बैंक कौन बनाया है? वर्ल्ड बैंक बनाया है रॉकफेलर फैमिली, रॉकचाइल्ड फैमिली। ठीक है। वैक्सीनेशन के लिए अब करोड़ों करोड़ रुपया, हजारों लाखों करोड़ रुपया कौन दे रहा है? बिल गेट्स दे रहा है। आप लोगों को पता है ये सारी चीजें। बिल एंड मलिंडा उनका एक कंपनी है। तो खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको जस्ट मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। ओके, तो आपको लगता है कोर्ट, देखिए बीबीसी न्यूज में, बीबीसी न्यूज 2018 में ही बता दिया गया था कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। मतलब कौन बोले थे ये बात? सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप शायद भूल गए होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है। मतलब वहां पे न्याय खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सब में न्याय खत्म हो चुका है। न्याय नहीं मिल रहा, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए कुछ नहीं है वहां पे, आप समझ लीजिए। ठीक है। खुलेआम दिन दहाड़े यहाँ पे लूट हो रही है, किसी को नहीं दिखता है, अंधा कानून। ओके। उसके बाद देखिए, आपको लगता है कि ईवीएम मतलब अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं 2014 के बाद से ना, ये आपको लगता है कि आप वोट देकर सरकार बनाते हैं? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और उसके लिए पक्का सबूत मैं आपको देता हूँ। 2019 का इलेक्शन, 2014 का इलेक्शन का सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन 2019 का हमारे पास सबूत है। ठीक है। ईवीएम मिसमैच 373 सीट्स, ये ऑफिशियल जो वेबसाइट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ये द क्विंट ऑनलाइन न्यूज में 31 मई 2019 को छपा था। अभी भी आप देख सकते हैं गूगल करके। 373 सीट प्लस में जितना वोट डाला गया था और जितना वोट गिना गया था, उसमें डिफरेंस था 8,000 से लेके 18,000 तक का डिफरेंस था। कोई बूथ में अगर 20 लोग वोट देने जा रहे हैं तो टोटल वोट कितना आएगा? गिनती करने पर 20 आएगा ना, 21 आएगा क्या, 19 आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो 8,000 से 18,000 का डिफरेंस कैसे आया? जितना वोट डाला गया और जितना वोट गिना गया, यानी ईवीएम में गड़बड़ी करके ये सब चीजें किया गया, और वही गड़बड़ी करके यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया गया, सरकार बना दिया गया। ठीक है। और अभी भी वही ईवीएम से ही इलेक्शन होने जा रहा है। तो एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो इलेक्शन हो रहा है ये सब फर्जी दिखावा है। आप सरकार नहीं बना रहे हैं, पैसे वाले लोग सरकार बना रहे हैं भाई। जिनके पास पैसा है ना, करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए, वो लोग खरीदते हैं, एमएलए खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खरीद चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिक चुका है, कोर्ट, सारे कोर्ट जजमेंट सब बिक चुके हैं। और ये जो खबर है द क्विंट में आया था, द वायर न्यूज में आया था। ओके। 19 लाख ईवीएम, कहाँ घोटाला कहाँ चला गया पता नहीं। ललन टॉप न्यूज में भी आया था, ईवीएम घोटाला छोड़ दीजिए, यहाँ तो 20 लाख ईवीएम लापता हो गए, ये हेडलाइन था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे आप 8 अक्टूबर 2013 का, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से आपको इलेक्शन करवाना है। और ये कोर्ट, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ये जीत गया था, ये बीजेपी का मंत्री है। ये 2013 में ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें बोला गया था कि भाई जितने भी आप ईवीएम से कराएंगे इलेक्शन, उसमें आप बैलेट पेपर लगाएंगे और बैलेट पेपर को आप मैचिंग करेंगे, 100% काउंटिंग करेंगे। यहाँ तो रिकाउंटिंग का व्यवस्था ही नहीं है भाई, आपको पता नहीं है शायद। अगर मान के चलिए एक प्रोफेसर था, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, ये रियल घटना है मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन में खड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको ना 0 वोट आया, 0। तो वो बोला कि सर मैं प्रोफेसर हूँ, इतना गधा तो नहीं हूँ, चलो मान लेते हैं कि मेरा बीवी मेरे को वोट नहीं दी, कभी थप्पड़ उप्पड़ मार दिए होंगे तो गुस्सा से वोट नहीं दी मेरे को, मेरा बच्चा लोग भी कुछ गाली दे दिए होंगे तो वोट नहीं दी मेरे को, कोई नहीं दिया मेरा फैमिली में, मेरा बीवी बच्चा कोई नहीं दिया, लेकिन मैं प्रोफेसर इतना गधा तो नहीं हूँ कि मैं खुद को वोट नहीं दूंगा, है ना। मैं तो खुद को वोट दिया था ना, तो 1 वोट तो आना चाहिए था ना, उसका 0 वोट कैसे आया? वो प्रोफेसर का ये सवाल था, ठीक है। तो बहुत हैरान कर रही है ये जो ईवीएम घोटाला है ना, तो आप ये इलेक्शन को स्वीकार ही करना आपका सबसे बड़ा बेवकूफी है। हम लोग इस इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं, इस डेमोक्रेसी का बहिष्कार करते हैं, इस व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं। ये झूठा बेईमान व्यवस्था, लूट का व्यवस्था, लूट तंत्र है ये। ओके,
जहां पर कि आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ संघर्ष, 2 पैसा कमाने के लिए ना आपको कैसा बना दिया गया है पता है? किसी तरीके से आप बस चिंता करते रहो, क्या खाऊं, कैसे जीऊं, कहीं से एक तो स्कूटी खरीद लूं, कहीं से एक तो बाइक खरीद लूं, मेरे को ये जरूरत है। अपना जरूरत पूरा करने में ही जिंदगी बीत जाएगी भाई। अपना बच्चों का जरूरत, बुनियादी जरूरत, उसका स्कूल फीस, उसका खाना, उसका पीना, उसका क्या जरूरत है, मोबाइल, उसका वही खाता, यानी बस यही सब जरूरत पूरा करते करते आप जिंदगी आपका खत्म हो गया। आप कभी कभी हक अधिकार की बातें समझ में ही नहीं आई, है ना? तो देखिए उसके बाद आपको आरटीआई से आज बहुत सारी जानकारियां खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका पीएम केयर फंड। ओके, पीएम केयर फंड जो है ना, उसमें हजारों हजार करोड़ रुपया कोरोना के नाम से जमा किया गया और उसको लूट लिया गया। कि कोई नहीं बोलता भाई, कोई नहीं बोलता, सब मुर्दे हैं यहाँ पे। और आरटीआई फाइल किया गया तो क्या क्या बताया गया पता है? क्या आंसर मिला? बोला गया कि भाई पीएम केयर फंड तो सरकारी फंड है ही नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। जिसका मतलब नरेंद्र मोदी है, वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं, वो पीएम ऑफिस, उसमें हर मिनिस्टर शामिल है। किस तरीके से प्राइवेटली उन्होंने लूट किया, आपको आप समझेंगे ना, इतना गुस्सा आएगा ना आपको, है? कितने सारे नस्लों को यहाँ बर्बाद कर दिया गया। सीबीआई वर्सेस सीबीआई, अब बहुत सारे सीबीआई का घूस लेने का मामला सामने आ चुका है। हाँ, ये एक तो दिल्ली कोर्ट एक आया था 2020 में 28 फरवरी को, और ये घोटाला था आपका, था राफेल घोटाला का मामला। 36,000 करोड़ घोटाला छुपाने का ये मामला था, ये आया था न्यूज में। उसके बाद इंडिया टुडे न्यूज 25 में 50% एमपी सब क्रिमिनल है, क्रिमिनल। आप पढ़ाई लिखाई करो, आप पढ़ाई लिखाई करके एकदम कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा भाई, है ना? बस आप सरकारी नौकरी ही तो चाहिए ना, सबको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, सब लगे हैं कंपटीशन में, है ना? मुझे भी तो वही चाहिए था, तो मैं भी अपने आप को भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ भाई, है ना? हम लोग तो बचपन से वही इंजेक्शन फोड़ा जाता है, बेटा अच्छा पढ़, अच्छा पढ़, अच्छा पढ़, ताकि कहीं पर नौकरी कर लेगा ना। इन वही नौकरी 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 है, नौकरी करने का चक्कर में आप देखिए कि हम लोग यहाँ पे नौकर बन के रह गए। और जो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल 50% आज लोकसभा में जो बैठे हैं, आपका पार्लियामेंट में जो बैठे हैं ना, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो सवाल नहीं आता है कि हम जब क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर होके सरकारी नौकरी, सरकारी चपरासी तक नहीं बन सकते हैं, तो ये लोग एमएलए, एमपी और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब कैसे बन जा रहा है भाई? ये तो टोटली फ्रॉड है, सिस्टम फ्रॉड है। इतना में नहीं समझ में आ रहा है ना? उसके बाद दूसरा देखिए, आप नौकरी कर रहे हैं, कितना साल तक नौकरी करेंगे? आप नौकरी करेंगे 60 साल तक। अच्छा, ये जो अभी आप देखिए नवीन पटनायक का दिमाग काम नहीं कर रहा है उसका, आप देखें वो बच्चों जैसे हरकत सब कर रहा है उसका। ही इज मेंटली रिटायर्ड नाउ, मेंटली रिटायर्ड हो चुका है, उसका दिमाग और साथ नहीं दे रहा है ना? वो बुढ़ापे में सठिया जा चुका है, उसका दिमाग, उसका 80 साल 70-80 साल हो गया भाई, है? तो अभी और नौकरी करता तो नौकरी करने के लायक रहता है? नहीं रहता। लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। वाह, क्या बेवकूफ बनाने का तुम, मतलब हम लोग को इतना बेवकूफ सोचे हैं, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो भाई बेवकूफ बन रहे, है ना? लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब सब ये घपलेबाजी, ये सब यहाँ पे डुप्लीकेसी, ये सब नहीं चलेगा, ये फर्जीवाड़ा ये सब नहीं चलेगा, हम चलने नहीं देंगे। बस आप लोगों का साथ की जरूरत है, ठीक है ना? कैसे नहीं चलने देंगे उसको। और ये जो मीडिया आपका मीडिया, ये मीडिया बिक चुका है दोस्त, पूरी तरीके से बिक चुका है। मीडिया सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ। टीवी देखना छोड़ दो, मैं तो 3 साल हो गया अभी टीवी नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता। ओके, देखिए यहाँ पर कोरोना के बारे में मैं बता रहा हूँ। कोरोना का 5000 सबूत यहाँ पे मौजूद है, जिसको देखना है ये देख लेना, ऑनलाइन अवेलेबल है। नाइस, इसमें 5000 लोगों को ठीक किया गया है बिना कोई शून्य दवाई, कोई दवाई नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सबसे बड़ी बात कोई मृत्यु नहीं। और सभी लोग यहाँ पर 5 से 7 दिन में सब लोग ठीक हो गए। ओके, और ये कैसे ठीक हुए? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी नेचुरल थेरेपिस्ट, ओके, उनका यूट्यूब वीडियो में बहुत है, आप देख लीजिए ना, डॉक्टर विश्वरूप रॉय। मैं तो अभी भी डीआईपी डाइट फॉलो करता हूँ। ओके, तो मैं बहुत शॉर्टकट में आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं बोरिंग नहीं करना चाहता, मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ। कोरोना एक महामारी जो था वो एजेंडा 2030 के तहत में वो एक झूठ था। और मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे देश, बहुत सारे कंट्री, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर लोग WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को झूठ बोला और इन्होंने हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला, हॉस्पिटल में घुसा के मार डाला। लेकिन कोई किसी का भी अगर पॉजिटिव आया है ना, और वो घर में था, अपना देसी दवाई किया या कुछ घरेलू उपचार किया, वो ठीक हो गया। हाँ, वो मरा नहीं, लेकिन जो हॉस्पिटल गया वो मर गया दोस्त।
ठीक है, तो इसमें 5,000 लोगों का नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ है। आप उनको खुद फोन करके पूछ सकते हैं। मेरे एक आदमी, तो वो बोला कि मेरा कोरोना पॉजिटिव आया था, मैं बस ये मौसम्बी पूरा पेटी भर के मौसम्बी लिया और 3 दिन 4 दिन तक बस मौसम्बी जूस, जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय ने बताया था, मैंने पिया, ठीक हो गया, मैं सब ठीक हो गया, मेरा सब सर्दी खांसी बुखार सब ठीक हो गया। ओके, तो वो फ्लू डाइट बोलते हैं, 3 स्टेप फ्लू डाइट। आइदर कोकोनट वाटर, आइदर मौसम्बी का रस, या फिर ऑरेंज का जूस, मौसम्बी जूस या ऑरेंज का जूस, या फिर तो कोकोनट वाटर। पहला दिन आपको 8 ग्लास 10 ग्लास पीना होता है खाली पेट में। दूसरा दिन आपको कम से कम 4 ग्लास पीना होता है या 5 ग्लास। तीसरा दिन आपको कम से कम 2 से 3 ग्लास पीना होता है। ये उसका डाइट है, मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी फ्लू को ठीक कर सकते हैं। तो ये कोरोना जो था, ये क्या था, एक सिंपल फ्लू था, सिंपल फ्लू। उससे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट तो हमारा टीबी का है। तो टीबी को तो महामारी नहीं बता रहे, इसको क्यों महामारी बता रहे थे? ठीक है, तो डॉक्टर विश्वरूप को आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए, फॉलो करिए, इनका हिस्ट्री जानिए, है ना, किस तरीके से इनको दबाया गया। ये आयुष मंत्रालय के पास गए थे, उनको भी बताए, लेकिन सब लोग जानते हैं, लेकिन सब चुप, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही मामला है, लूट का मामला चल रहा है भाई। ओके, तो अब देखिए, अब हमें इस मीटिंग का लास्ट पॉइंट में मैं आता हूं। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको गुलाम बनाने का एक एजेंडा है, और एजेंडा 2030 क्या है? आपको मार डालने की साजिश है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से आपका सारा जगह जमीन जाएगा, कोई भी जगह जमीन गांव देहात नहीं बचेगा, ये बात आप लिख के रखिए। और जो एजेंडा 2030 क्या है, पहले ये एजेंडा 21 था, मतलब 2021 तक इनको दुनिया का आबादी को 7 बिलियन से 3 बिलियन करना था, 7 अरब से इनको 3 अरब करना था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, तो इन्होंने इसको बढ़ा दिया टारगेट को 2030 तक। अब ये बहुत सारी ऐसी बीमारी 2030 तक लाते रहेंगे। फैलेरिया के नाम से घर घर जाके आपको मेडिसिन बांटेंगे, लो स्लो पॉइजन खाओ और मरो, बच्चे खा खा के बेहोश होके घूम रहे हैं, माताल चिताल होकर के हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो आपका शरीर को कितना क्या नुकसान कर रहा है आपको पता नहीं है ना। आप बोल रहे हो सरकार सरकार, सरकार शैतान की औलाद है, ये बात याद रखिए। ठीक है ना, सरकार जो है साक्षात शैतान का रूप है, और वो जो भी कर रहा है वो शैतानियत के लिए, शैतान के लिए, शैतान का खिदमत कर रहा है, समझ रहे हैं, उसके लिए काम कर रहा है वो, आपके लिए कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सरकार जो है वही कंपनी है, कंपनी ही सरकार है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट इसको। ओके, आरबीआई कैसा फ्रॉड किया है आप लोग को पता नहीं है, ठीक है ना। जितना बैंकिंग सिस्टम है पूरा फ्रॉड है, मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अपना घर में जो भी नोट, अपने पास जो भी नोट है, उस नोट को निकाल के देखिए, उसमें क्या लिखा है, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे द बियर सम ऑफ ₹100। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसको पकड़ा है, जो भी इस नोट को पकड़ा है, उसको मैं 100 रुपया या फिर 500 रुपया या फिर 200 रुपया, जो जितना का वो नोट है, उतना देने का वादा करता हूँ। आपका दिमाग में कभी सवाल नहीं आया कि भाई ये 100 रुपया, अगर यही तो 100 रुपया है, आप तो सोचते हैं ना यही 100 रुपया है? अगर ये 100 रुपया है, तो ये देने का वादा किस चीज का कर रहा है? ये 100 रुपया जो देने का बात कर रहा है वो किस चीज का है? आपको पता ही नहीं है। कितना बड़ा रहस्य मैं आपको सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ। 1 रुपया का नोट अलग होता है, पहली बात, और 2 रुपया से लेके 2000 का रुपया जो होता है वो अलग होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 रुपया का नोट को रिजर्व रख लिया, और वो कौन जारी करता है, वो भारत सरकार है, भारत सरकार जारी करता है। और 2 रुपया से लेके 2000 रुपया का जो नोट होता है वो कौन जारी करता है, वो जारी करता है आरबीआई। आरबीआई को कौन रेगुलेट करता है, वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। आरबीआई भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको लगता है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद ही प्राइवेट है, गवर्नमेंट खुद ही दूसरों के कठपुतली बन के चल रहा है, तो पता नहीं। ओके, तो जो 2 रुपया से लेकर 2000 रुपए का नोट होता है, उसमें ये लिखा होता है, 1 रुपया का नोट में नहीं लिखा होता है, बस 2 रुपया से लेकर 2000 का नोट में ये लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक वादा किया हुआ रसीद है, प्रोमिसरी नोट है, करेंसी नोट है, दैट इज नॉट मनी। 1 रुपया का वैल्यू कितना होता है, 1 रुपया का मानक कितना होता है, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। 1 रुपया का वैल्यू होता है 0.777, यानी कि 0.777 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड सोना होता है, सोना। ठीक है ना, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आपको मैं दे सकता हूँ, आरबीआई का डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसका प्रूफ है हमारे पास। ठीक है, और वही गोल्ड है उसका रियल मनी।
वो जो बोल रहे हैं ना 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, वो क्या है? वो रियल गोल्ड, वो 24 कैरेट गोल्ड है। गोल्ड अगर 1 रुपया का वैल्यू 0.777 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड है तो 10 रुपया कितना होगा? 10 रुपया कितना होगा बताइए? 7.770। वैसे ही 100 रुपया कितना होगा? 2000 का कितना होगा? 2000 का वैल्यू इतना होगा ना, कम से कम 1.5 किलो सोना पाने का आप हकदार हैं। आप तो बहुत अमीर बन जाओगे भाई, हैं? लेकिन सोचिए कि इस फ्रॉड के चक्कर में आप पैसे पैसे को मोहताज हैं, और किसी तरीके से बार बार आपको लोन 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 ले लो, लोन ले लो, किसी तरह से लोन में फंसाने के लिए, सबको लोन में फंसाने के लिए षड्यंत्र चला है। ओके, और ये सारा षड्यंत्रों को हम लोग यहाँ पे भांडा फोड़ करके हम लोग रास्ता आज खोज चुके हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ गुलामी से बचा जा सकता है। अगर ये गुलामी से आप नहीं बचोगे ना, तो आने वाले समय में आपको ये लोग मार डालेंगे अगर गुलामी को स्वीकार नहीं करोगे। RFID चिप नहीं लगाओगे, शैतान का छाप है वो, याद रखिए, मार्क ऑफ द बीस्ट 666 666, ये रियलिटी है। आप स्टडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए और सारी चीजों को परखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा बातों को आंख बंद करके बिलीव कर लो, अरे परखो ना जी। कोई भी कुछ बोलते, आप कोई टीवी वाले बोले, अच्छा प्रधानमंत्री बोलेगा आग और पानी दोनों एक ही है, तो क्या एक हो जाएगा? नहीं हो सकता है। दिन और रात एक ही बात है, एक हो जाएगा? नहीं हो सकता है। दुनिया के सभी लोग बोलेंगे सोना और पीतल एक ही है, तो एक हो जाएगा क्या? नहीं। सच का डेफिनेशन क्या है? भले ही कोई भी बोले, कितना जोर से बोले, या फिर तो दुनिया के सभी लोग बोल रहे हैं, तो भी झूठ सच नहीं हो जाता। ठीक है ना? अगर सच है तो सबूत कहाँ है? दिखाइए, है ना? तो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ, हर एक बात का सबूत है हमारे पास। ओके, और इसीलिए आप सीरियसली इस बात को लीजिए और आप चीजों को परखिए। कोई कुछ भी बोल देता है तो यकीन मत करिए, मैं भी बोल रहा हूँ तब यकीन मत करिए। आप चीजों को परखिए, ठीक है ना? टटोलिए, मैं बोल रहा हूँ टटोलिए, तभी जाकर के आपको एहसास होगा कि भाई ये तो सच्ची बात है। आप उसको क्रॉस चेक करिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ क्रॉस चेक करिए उसको, तब आपको एहसास होगा कि भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आज जो हाल है, ये हाल इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग, ईमानदार लोग सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं। वो लोग कभी लीडरशिप करने के बारे में सोचते नहीं है, समाज के बारे में सोचते नहीं है, देश के बारे में सोचते नहीं है ना? बस अपना अपना परिवार, अपना पेट, अपना, उसी चक्कर में यहाँ पे सारा लोग गुलाम बन के जी रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनली लोगों को ट्रेंड करेंगे। एजुकेशन इज द ओनली वे। एजुकेशन का मतलब क्या है? सच, सच, सच को जानना। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि तुम गुलाम हो और बिना सच को जाने तुम कभी आजाद नहीं हो सकते कभी। तो यहाँ सच्चाई क्या है? HM गवर्नमेंट का चंगुल से बाहर निकलने के लिए हमें यूनिवर्सल लॉ में आना पड़ेगा। यूनिवर्सल लॉ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि दुनिया भर के लोग जुड़ रहे हैं और अपना जो स्टेट गवर्नमेंट या अपना जो कंट्री का जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट HM गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट आपका समंदर का नियम से आपको चला रहा है। ब्लैक इज इक्वल टू डेड, ब्लू इज इक्वल टू सी, है ना? रेड इज इक्वल टू लाइफ, ग्रीन इज इक्वल टू जो आपका अर्थ है, जो ग्रीनरी है। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा मतलब सब्जेक्ट है, डिटेल में आपको समझना पड़ेगा यूनिवर्सल लॉ के अंदर में। वहां पर आपका ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, शैतान का डिक्शनरी, बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश वर्ड में आती हैं वो सब शैतान के लिए है। तो ये सारी बातें हैं। एजुकेशन के बिना एजुकेशन ये हो नहीं सकता है। तो यहाँ करना क्या है? करना ये है कि आपको जुड़ना है हमारे साथ। ओके, आपको धर्म के नाम पे मत बटना दोस्त। धर्म वो कैसे आपको बेवकूफ बना रहे हैं, समझिए। अगर आपके लिए धर्म इंपॉर्टेंट है तो आप बेवकूफ बन जाएंगे, आपके लिए जाति इंपॉर्टेंट है तो आप बेवकूफ बन जाएंगे, आपके लिए समाज के नाम पे भी लोग बटे हुए हैं। मैं तो ये समाज का, वो तो नहीं। आज इंसानियत की बात हम करेंगे, ठीक है ना? हम इंसानियत की बात करेंगे। और जो पार्टी पॉलिटिक्स जो चल रहा है, पॉलिटिक्स आपको डिवाइड करेगा। हर वो चीज जो आपको डिवाइड करता है वो आपका कमजोरी है या फिर तो शैतान का हथियार है। हमको एकता कैसे हम लोग लाएंगे, सब लोग एकजुट कैसे होंगे, इस पर हमें काम करना है। और उसके लिए हमें धर्म से बचना है, जाति से बचना है, अपना सामाजिक विभाजन से बचना है, राजनीतिक विभाजन से बचना है, और हमको एजुकेशन में आना है, सच को जानना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जो भी अभी करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिजिकल मीटिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हमें कम से कम 2 चीजें तो चाहिए। लोग चाहिए, वो भी जीवित लोग जिनका दिमाग ठीक हो, और पैसा चाहिए। पैसा, बिना पैसा का तो हो नहीं सकता है।
और इसको हम इस तरीके से करेंगे कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग बन के काम करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको लिए हम आपको प्रोफेशनली ट्रेंड करेंगे, बेसिक ट्रेनिंग से लेके एडवांस ट्रेनिंग तक सारा ट्रेनिंग देंगे, वो जब आप जुड़ जाएंगे उसके बाद। और ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान के चलिए आप आज जुड़े आपको मैंने बोला कि 3 लोगों को बताना है भाई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताना है आपको, एजेंडा 2030 के बारे में उनको बचाना है, उनको मदद करना है, उनके परिवार को, उनके नस्ल को बचाना है, उनके जगह जमीन बचाना है, उनको गुलाम बनने से बचना है, उनके हक अधिकार वापस दिलाना है, जमीन वापस दिलाना है, सारी चीजों को। तो आप बताइए, मदद करिए। 3 आदमी को आपने बताया, वो भी हमारे साथ जुड़े। इसी तरीके से मान के चलिए ये 1 दिन में हो सकता है, 1 वीक में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है। ओके, ये काम तो हम लोग मान के चलते हैं 1 महीना मान के चलते हैं, ठीक है। 1 महीना में आपने 3 लोगों को जोड़ा, और वो अकेले नहीं जुड़े, हमारे मदद से जुड़े। आपको खुद से किसी को बताना समझाना नहीं है, आपको बस उनको यहाँ बुलाना है, लिंक भेज के यहाँ बुलाना है, हम बताएंगे, समझाएंगे, आगे हम उनका डाउट क्लियर करेंगे, हर सवाल का जवाब हम देंगे। आपको बस उनको इनवाइट करना है, और इनवाइट कैसे करना है, आपको जूम लिंक भेजना है, या फिर तो प्रोग्राम जहाँ फिजिकल मीट हो रहा है वहाँ पे आपको उनको इनवाइट करना है। आइए, आदिवासी लोगों को कैसे गुलाम बना के रखे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, एजेंडा 2030 क्या है, आपको बताएंगे। आपका जान जिंदगी का सवाल है, नहीं जानेंगे तो आज मर जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है वैक्सीन लगा के बैठे हो, उसके बाद शरीर में क्या क्या चेंजेस आया आप ही लोग को पता होगा। अगर हजम हो गया तो अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगा हजम हो जाए और कोई रिएक्शन ना हो, लेकिन 5 साल के अंदर में इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 महीना में 3 लोग जुड़े, वो 3 लोग फिर 3 लोग को जोड़े अगले महीने में, तो 9 लोग आए, 9 लोग फिर 3 लोग को जोड़े। एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं लोगों को जोड़ने का। ज्यादा नहीं, 3 आदमी का टारगेट लेके हर एक आदमी काम किया, और 1 महीना में सभी लोगों ने 3 लोगों को जोड़ा, जोड़ते गए। तो ये जो पूरा चैट है ना, आप देखेंगे 1 साल का चैट है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 महीना का ये हिसाब है। अगर हम इसको बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हम लोग इसको सही तरीके से काम करेंगे तो 1 साल में 5,31,441 लोग हो जाते हैं। तो हम में से हर एक व्यक्ति ने कितना मेहनत किया, बस 3 लोगों को जोड़ने का मेहनत किया। अच्छा, इसमें और क्या चाहिए, लोग तो आ गए, अब हमें पैसा का बात करना है। पैसा हमें सिर्फ एक बार हमें 1500 रुपया देना है। ओके, सिर्फ एक बार हमें 1500 रुपये देना है। 1500 रुपये तो ऐसे ही खा पी के उड़ा देते हैं हम लोग, है ना। हम लोग कुछ भी करके ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी में एक बार हमें से हर एक व्यक्ति इसमें 1500 रुपया हमें देगा। ओके, एक बार, और वही पैसे से हम लोग सारा काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो 1500 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट है, और लाइफ में एक बार हम लोग दे रहे हैं। 1 साल में हम यहाँ रेवोल्यूशन क्रिएट कर देंगे, 1 साल में नक्शा चेंज कर देंगे, 1 साल में वो कर देंगे जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है।